साल 1980 में हर्षद मेहता नाम का एक यंग लड़का पहली बार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अपना कदम रखता है। इस बात से बिल्कुल अनजान कि अगले 10 सालों में वो एक मामूली जॉबर से इंडियन स्टॉक मार्केट का बिग बुल बनने वाला था। वो 15,000 स्क्वायर फीट का घर, लग्जरी गाड़ियां और एक लेविश ऑफिस का मालिक बनने वाला था। लेकिन हर्षद का राइज जितने तेजी से हुआ था, उसका डाउनफॉल भी उतना ही दर्दनाक होने वाला था। यह कहानी है इंडिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैंडल की। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से इसे समझते हैं। साल 1973 शहर रायपुर। 18 साल का हर्षद अपनी लाइफ से हताश हो चुका था। फादर का बिजनेस और हेल्थ दोनों ही कोलैप्स होते जा रहे थे, लेकिन हर्षद इस सिचुएशन को बदलना चाहता था। इस वजह से वो निकल पड़ा ऐसे एक शहर जो उसकी पूरी तरीके से जिंदगी बदल कर रख देने वाला था। सपनों के शहर मुंबई में उसे लाला लजपत राय कॉलेज में एडमिशन मिल गया। साथ ही में वो छोटे मोटे काम भी करने लग गया। उसने प्लास्टिक के स्क्रैप को कलेक्ट करके बेचने से शुरुआत की। इवन कभी कभी उसने सीमेंट की तक ट्रेडिंग की और कभी पैसे बचाने के लिए तो उसने खुद ही मटेरियल्स को कैरी करके आगे उसे डिलीवर भी किया। अगले कुछ सालों में हर्षद की पूरी फैमिली रायपुर से मुंबई में शिफ्ट हो गई। साल 1977 में अपना पूरा कॉलेज खत्म होने के बाद हर्षद ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में 6,000 रुपए की सैलरी से क्लर्क की जॉब ले ली और उसके भाई अश्विन मेहता ICICI में जॉब करने लगे। साथ ही में जॉब के साथ दोनों भाई साइड बिजनेसेस भी करते थे, लेकिन पिछले 2 सालों में बहुत सारे बिजनेसेस ट्राई करने के बाद भी वो अभी कोई एक बड़ा बिजनेस खड़ा नहीं कर पाए थे। इस वजह से उन दोनों भाई ने एक दिन ये डिसाइड किया कि अब वो स्टॉक मार्केट में अपनी किस्मत आजमाएंगे। उस समय BSE में एक ट्रेडिंग रिंग होती थी जहां पर शेयर्स को मैन्युअली खरीदा और बेचा जाता था, क्योंकि उस समय पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी और यहाँ पर केवल एक ब्रोकर और एक जॉबर को ही जाना अलाउड था, क्योंकि उस समय पर एक जॉबर का काम होता था कि अपने क्लाइंट्स के बिहेव में शेयर को खरीदना और बेचना। अभी हर्षद ने इस ट्रेडिंग को देखते हुए ठान लिया था कि वो खुद फ्यूचर में आगे चलकर ये डील करेगा, लेकिन इसलिए उसे एक जॉबर बनना जरूरी था। तो इसलिए उसने P अंबालाल नाम के ब्रोकर के पास जॉबर बनने की रिक्वेस्ट की और बहुत कुछ रिक्वेस्ट करने के बाद आखिर उसे जॉबर का बैच मिल गया। लेकिन एक जॉबर के तौर पर उसका पहला ही दिन बहुत ही खराब था। उसे 2,000 रुपये का लॉस हो गया था, लेकिन यहाँ पर उसने दुखी होने की जगह पर इस लॉस से उसने सीख ली और अगले कुछ महीनों तक उसने अपने स्किल के ऊपर बहुत काम किया और अगले कुछ दिनों में ही एक स्किलफुल जॉबर में से एक बन गया। हर्षद को यह बात समझ में आ गई थी कि अगर उसे स्टॉक मार्केट से ज़्यादा पैसे कमाना है तो उसे कंपनीज के बारे में इंटरनल इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसलिए उसने कुछ ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड करना चालू कर दिया जो कि उसे कंपनीज के बारे में इनसाइड इन्फॉर्मेशन दे सके, वो भी सबसे ज़्यादा और सबसे पहले। जैसे कि एग्जाम्पल, उसने लेबर यूनियंस के लीडर्स के साथ कनेक्शन बिल्ड करना चालू करा, क्योंकि उसे कंपनीज के डेली प्रोडक्शन का डेटा मिल सके। जैसे ही प्रोडक्शन इंक्रीज होने पर वो उस कंपनी के या फिर उसके शेयर पहले ही खरीद कर रख सकता था, और जैसे ही प्रोडक्शन डिक्रीज होने पर या फिर लेबर स्ट्राइक की सिचुएशन में पहले से ही वो शेयर को बेच सकता था। इस टाइप की इनसाइडर इंफॉर्मेशन के बेस पर किए गए ट्रेडिंग को इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। आज ये इलीगल है, लेकिन उस टाइम पर ये लीगल होती थी। हर्षद अब एक जॉबर के तौर पर ना केवल दूसरों के लिए ट्रेड करता था, बल्कि खुद का पैसा भी स्टॉक मार्केट में लगा रहा था। साल 1982 तक उसने इनसाइडर ट्रेडिंग के बेस पर काफी पैसे कमा लिए थे और एक बड़े घर में शिफ्ट हो गया था। लेकिन अभी वो इस इनसाइडर ट्रेडिंग के अलावा और एक टेक्निक आजमाने का सोच रहा था, पंप एंड डंप। इस स्ट्रैटेजी में हर्षद एक ऐसे शेयर को टारगेट करता था जिसे मार्केट में कोई ज़्यादा खरीदा या फिर बेचा नहीं जा रहा है, और फिर वो अपने साथियों के साथ मिलकर इस शेयर की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी खरीद लेता था, जिससे क्या हो जाता था कि मार्केट में उस शेयर की सप्लाई कम हो जाती थी और एकदम से उस शेयर के प्राइस बढ़ जाते थे, और फिर हर्षद उस शेयर के पार्ट होल्डिंग्स बेचकर बहुत सारा प्रॉफिट कमा लेता था। तो फिर अभी हर्षद की इन सारी इनोवेटिव स्ट्रैटेजी से डेली उसका प्रॉफिट दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था, और हर्षद को ऐसा लगने लगा था कि अब मार्केट में उसे कोई बीट नहीं कर सकता। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिसने हर्षद को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। ब्लैक थर्सडे। 18 मार्च 1982 को स्टॉक मार्केट की शुरुआत नॉर्मली हुई, लेकिन फिर करीब 2 बजे मार्केट तेजी से क्रैश करने लगा और क्रैश होते देख सभी लोग पैनिक सेलिंग करने लगे। 15 मिनट के अंदर अंदर मार्केट ने उस सेंचुरी का सबसे फास्टेस्ट फॉल देखा था। 10 लाख के लॉस के साथ हर्षद ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुका था। ब्रोकर्स के पैसे चुकाने के लिए हर्षद को अपनी वाइफ की ज्वेलरी तक गिरवी रखनी पड़ी। अगले कुछ महीनों तक पूरे घर का खर्चा अश्विन की वाइफ ने उठाया, जो एक फ्रीलांस ब्यूटिशियन थी। लेकिन फिर जून 1982 में हर्षद और अश्विन ने डिसाइड किया कि वो मार्केट में दोबारा एंट्री करेंगे
और इस बार वो खुद की स्टॉक ब्रोकिंग ऑफिस खोलेंगे और लोगों को स्टॉक मार्केट कंसल्टिंग ऑफर करेंगे। उन्होंने एक बहुत ही छोटे ऑफिस से शुरुआत की, ग्रो मोर कंसल्टेंट्स। ऐसे छोटी शुरुआत से याद आया कि मेरी एक कंटेंट क्रिएटर के तौर पर शुरुआत भी काफ़ी सिंपल थी, लेकिन बी वायरल मीडिया के एडिटिंग सर्विसेज ने मेरी वीडियोस में 4 चांद लगा दिए। सो दोस्तों, बी वायरल मीडिया आपको एड सर्विस मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, एडिटिंग सर्विस, ऐसी बहुत सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है। इवन आपके बिजनेस के प्रोडक्ट्स के प्रॉपर शूट्स, एडिटिंग्स और आपकी प्रोफाइल का एसईओ, ऐसे सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है, वो भी एक अफोर्डेबल प्राइसेस में। अगर आप एक बिजनेस ओनर या फिर एक कंटेंट क्रिएटर हो और एक अफोर्डेबल प्राइसेस पर एक क्वालिटी सर्विस चाहते हो तो बी वायरल मीडिया इज अ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। सो डिस्क्रिप्शन में मैंने उनके वेबसाइट का लिंक दिया है, जहाँ से आप डायरेक्टली उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और अगर आप उन्हें मेरे चैनल का नाम बताते हो तो आपको और भी डिस्काउंट मिलेगा। सो अब टॉपिक पर आते हैं। सो ग्रो मोर का ऑब्जेक्टिव था वेल्दी लोगों का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करना। बेसिकली उनका सरप्लस मनी मार्केट में इन्वेस्ट करके उन्हें हाई रिटर्न्स दिलवाना। अश्विन के फादर इन लॉ ने इन्हें 4 लाख रुपए दिए और एक सीए से इन्हें 1 लाख रुपए मिले। इसी तरह ग्रो मोर कंसल्टेंट्स का बिजनेस चालू हो गया। हर्षद ने देखा कि मार्केट में टी लीव्स के रेट 4 केजी से बढ़ गए थे, मतलब टी लीव्स बेचने वाली कंपनीज को नॉर्मल से ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला था, लेकिन इसके बाद भी मार्केट में टी कंपनीज के शेयर्स काफ़ी अंडर वैल्यू थे। इसलिए हर्षद ने अपने क्लाइंट के लिए मैकल रसल, टाटा टी और हैरिसन एंड मलयालम जैसी कंपनीज के शेयर हेवीली बाय करना चालू कर दिया। साल भर में इन शेयर के प्राइसेस अपने आप बढ़ने लगे, जिसमें हर्षद ने और ग्रो मोर के क्लाइंट्स ने काफ़ी सारा पैसा कमाया और अपनी हाई रिटर्न्स की वजह से ग्रो मोर का नाम चारों तरफ फैल गया था और ग्रो मोर के स्कीम में पैसा लगाने के लिए लोगों ने लाइनें लगा दी। इसी तरीके से 1985 तक हर्षद स्टॉक मार्केट का जादूगर बन चुका था। लेकिन हर्षद की सक्सेस से स्टॉक मार्केट का एक पुराना दिग्गज खुश नहीं था। उसका नाम था मनु मानिक। मनु मानिक पुराने खिलाड़ियों में से एक था, जिसे स्टॉक मार्केट की भाषा में बेयर कहा जाता है, जो कि शॉर्ट सेलिंग करके पैसे कमाता था। शॉर्ट सेलिंग एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जिसमें शेयर को बोरो किया जाता है ताकि उसे अपनी हाई प्राइस में बेचा जा सके और बाद में प्राइस गिरने पर वापस खरीद कर रिटर्न किया जा सके। इस केस में जो प्राइस का डिफरेंस है तो यह पूरा प्रॉफिट होता है। बेसिकली मनु मानिक जैसे बेयर्स प्रॉफिट तब कमाते हैं जब शेयर के प्राइसेस गिरते हैं। तो फिर अभी मनु मानिक हर्षद को गिराने का काफ़ी लंबे समय से मौका ढूंढ रहा था और आखिर उसे ये मौका मिला 1986 में, जब फाइनेंस मिनिस्टर वीपी सिंह ने नए बजट की अनाउंसमेंट में कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जिन्हें बिजनेसेस के लिए अच्छा नहीं माना गया और अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट गिरने लगा। हर्षद ने स्पीक नाम के शेयर्स काफ़ी हेवी क्वांटिटी में खरीद रखे थे और अब उसका प्राइस भी गिर रहा था। अब इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए मनु मानिक और उनके बेयर गैंग ने स्पीक में हेवी शॉर्ट सेलिंग की और उसके प्राइस और भी ज़्यादा गिरा दिए। हर्षद ने बीएससी से मार्जिन लेके बेसिकली लोन लेके स्पीक में पैसे लगाए थे। इसलिए बेयर गैंग ने रूमर्स फैला दी कि हर्षद को 1 करोड़ से ज़्यादा का लॉस हो गया है और अब वो स्टॉक मार्केट के ड्यूज नहीं चुका पाएगा। बेसिकली मार्केट में ये खबर फैल गई थी कि हर्षद और ग्रो मोर कंसल्टेंट बैंकरप्ट होने वाले और उनके पास चुकाने के लिए कोई पैसा नहीं है, जबकि रियलिटी में हर्षद के पास चुकाने के लिए सफिशिएंट पैसा था और अभी खुद की और ग्रो मोर की रेपुटेशन बचाने के लिए हर्षद को जल्दी कुछ करना था। उस समय में ड्यूज को चुकाने के लिए 14 डेज का समय मिलता था। तो हर्षद ने सोचा कि इस रूमर्स को काउंटर करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि टाइम से पहले सारे पेमेंट्स कर दो। तो इसलिए उसने 14 डेज एडवांस में ही सारे पेमेंट्स क्लियर कर दिए और एक चाय की टपरी से लेकर तो ट्रेडिंग रिंग तक अपनी पेमेंट की जाने की खबर को फैला दिया। इससे उसकी रेपुटेशन और भी ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन हर्षद को इस इंसिडेंट में 1.5 करोड़ का लॉस हो चुका था, जो कि उसके लिए एक सिग्निफिकेंट सेटबैक था, लेकिन जल्दी उसने बाउंस बैक किया। जहाँ अभी ग्रो मोर कंसल्टेंट छोटे इन्वेस्टर्स के साथ काम करता था, तो अभी उसने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ भी काम करना चालू कर दिया और बहुत ही जल्दी हर्षद एक इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर में से एक ब्रोकर बन गया। लेकिन हर्षद के मन में अभी एक बात खटक रही थी कि वो जिंदगी भर ब्रोकर बनके दूसरों का पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना चाहता था। अब वो चाहता था कि पैसा भी खुद का हो और प्रॉफिट भी खुद का हो, जिसके लिए उसे कई 100 करोड़ का कैपिटल चाहिए था। और अभी इस कैपिटल को पूरा करने के लिए हर्षद ने एक नए मार्केट में एंट्री करने का फैसला किया, द मनी मार्केट। मनी मार्केट बेसिकली एक अरेंजमेंट थी जिसमें एक बैंक दूसरे बैंक से शॉर्ट टर्म लोन लेता है। इस लोन का ड्यूरेशन यूजुअली 15 दिन का होता था। जनरली बैंक से एक दूसरे को लोन इसलिए देते थे ताकि वो इंटरेस्ट के तौर पर एक्स्ट्रा इनकम कमा सके। और जनरली कोई भी बैंक ये लोन तब लेता था जब उसे शॉर्ट टर्म के लिए कैश की ज़रूरत होती थी।
इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सिटी बैंक के पास 100 करोड़ एक्स्ट्रा है जो वो दूसरे बैंक को लोन में देना चाहता है। दूसरी तरफ बैंक ऑफ अमेरिका है जिसे 100 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। ऐसे में सिटी बैंक बैंक ऑफ अमेरिका को 100 करोड़ ट्रांसफ़र करेगा, बदले में बैंक ऑफ अमेरिका को कोलेट के तौर पर सिटी बैंक के पास अपने 100 करोड़ के एसेट्स गिरवी रखने होंगे और ये एसेट्स जनरली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड बॉन्ड्स होते हैं। 15 दिन बाद जब बैंक ऑफ अमेरिका 100 करोड़ प्लस इंटरेस्ट अमाउंट को सिटी बैंक को रिटर्न करेगा और गिरवी रखी हुई सिक्योरिटीज़ वापस ले लेगा। लेकिन एक कैच है कि रियलिटी में बैंक्स कोलेट के तौर पर कभी भी सिक्योरिटीज़ को सच में दूसरे बैंक को ट्रांसफ़र नहीं करते थे। इंस्टेड वो रिसिप्ट यानी बीआर इशू करते थे। बेसिकली ये बीआर बैंक ऑफ अमेरिका का सिटी बैंक को प्रॉमिस था कि अगर हम आपको लोन वापस नहीं चुका पाते हैं तो हमारे एसेट्स आपको मिल जाएंगे। बेसिकली अब ये बीआर का यूज इस सारी प्रोसेस को स्मूथ और सुटेबल बनाने में हेल्प करता था। अब इन दो बैंक्स के बीच हुए ट्रांजेक्शन को RFD यानी रेडी फॉरवर्ड डील्स कहा जाता है और इन रेडी फॉरवर्ड डील्स को मनी मार्केट के ब्रोकर्स फैसिलिटेट करते थे, जिसके लिए ब्रोकर्स को ब्रोकरेज यानी एक फीस मिलती थी और अब हर्षद मेहता यही ब्रोकर बनना चाहते थे। 2 सालों के अंदर अंदर हर्षद मनी मार्केट का भी एक टॉप ब्रोकर बन चुका था और ब्रोकरेज में अच्छा खासा पैसा कमा रहा था। लेकिन वो मनी मार्केट में ब्रोकरेज कमाने नहीं आया था। उसके दिमाग में मनी मार्केट का यूज़ करके स्टॉक मार्केट में हज़ारों करोड़ों कमाने का प्लान था और उसका यही प्लान आगे जाकर इंडिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैम की शक्ल लेने वाला था। मनी मार्केट में टाइम बचाने के लिए कई बैंक्स एडवांस में ब्रोकर्स के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर देते थे ताकि ब्रोकर्स बेस्ट डील मिलते ही दूसरे बैंक को पैसा ट्रांसफ़र कर दे और सिक्योरिटीज़ यानी बीआर लाके दे दे। हर्षद ने यहाँ एक बहुत बड़ा लूप होल देखा। उसने देखा कि जब बैंक्स एडवांस में उन्हें पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो डील होने से पहले ये पैसे 10-15 दिन तक उनके अकाउंट में पड़े रहते हैं। हर्षद ने इन पैसों को स्टॉक मार्केट में लगाना चालू कर दिया और अपने फेवरेट स्टॉक्स के प्राइस को आर्टिफिशियली बढ़ाना भी चालू कर दिया और जब डील क्लोज करने का टाइम आया तो शेयर्स को बेच के प्रॉफिट खुद रख लिया और बाकी पैसे से मनी मार्केट की डील एग्जीक्यूट कर दी। इसके अलावा हर्षद ने एक और लूप होल ढूंढ लिया। उसने देखा कि लोन के बदले जो बैंक बीआर देता था उसे कोई भी वेरीफाइड नहीं करता था। मतलब यह चीज़ चेक नहीं होती थी कि जितनी सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट बीआर इशू की गई है क्या सच में बीआर इशू करने वाले बैंक के पास सिक्योरिटीज है भी या नहीं। इसे देखते हुए हर्षद ने कुछ छोटे बैंक्स जैसे बैंक ऑफ करत को ब्राइब देके उनके फेक बीआर्स बनवाना चालू कर दिया। इस केस में हर्षद बैंक से लोन का पैसा लेकर सीधा स्टॉक मार्केट में डाल देता था और बैंक ऑफ करत से फेक बीआर बनवा के लोन देने वाले बैंक को दे देता था। 1990 से लेकर 1992 के बीच हर्षद ने इन पैसों को यूज़ करके मार्केट को आसमान में पहुंचा दिया था। मनु मानिक और उसके बेयर गैंग स्टॉक मार्केट को कितना भी नीचे गिराने की कोशिश करे लेकिन उसे नीचे नहीं गिरा पा रहे थे क्योंकि हर्षद के पास स्टॉक मार्केट को ऊपर उठाने के लिए केवल अभी पैसा ही नहीं तो पैसे का पूरा खजाना आ चुका था। और जैसे ही पैसे आए तो हर्षद ने 15,000 स्क्वायर फीट का एक पेंट हाउस लेविश घर ले लिया और जिसमें 29 कार थी और इन्हीं कार कलेक्शन में इंडिया की पहली इंपोर्टेड लेक्सस कार भी थी और इन्हीं सबके साथ हर्षद को मिला था एक नया नाम, द बिग बुल। मार्केट में हर्षद की इन्फ्लुएंस इस हद तक बढ़ गई थी कि वो जिस शेयर में हाथ डालता था उसका प्राइस बढ़ने लगता था। मीडिया ने भी हर्षद को लार्जर दैन लाइफ दिखाना चालू कर दिया था। मीडिया उनके लेविश टेरेस और कार्स के कलेक्शंस को दिखा रहा था और उसे इंडिया का हाईएस्ट टैक्स पेयर बता रहा था। लेकिन ये पैसा और ये फेम हर्षद के सिर पर चढ़ते जा रहा था। हर्षद रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, खुद को भगवान मानने लगा था और अभी वो दूसरा ही कुछ एक नया प्लान कर रहा था। तो इसमें इनफैक्ट उसने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक मेरी लिंच और टाटा की टेल्को कंपनी से ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाने के टारगेट्स भी सेट कर लिए थे। लेकिन डेस्टिनी ने उसके लिए कुछ और ही प्लान्स करके रखा था। बहुत ही जल्दी उसका एक दर्दनाक डाउनफॉल होने वाला था। 1991 में ही आरबीआई को टिप मिल गई थी कि मनी मार्केट में बीआर्स का मिसयूज़ हो रहा है,
इसलिए उन्होंने कुछ बैंक्स के अगेंस्ट इंक्वायरी ऑर्डर की और साथ ही सभी बैंक्स के लिए बीआरएस को यूज से रिलेटेड स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस इशू कर दी। मतलब अब फेक बीआरएस का यूज़ करके मनी मार्केट में ऑपरेट करना बहुत ही मुश्किल हो चुका था। लेकिन इसके बाद भी हर्षद ने दिसंबर 1991 में एसबीआई से 500 करोड़ का अमाउंट ले लिया। हर बार की तरह इस पैसे को स्टॉक मार्केट में शेयर्स को पंप करने में लगा दिया, लेकिन इस बार वो दूसरे बैंक से फेक बीआरएस लाके एसबीआई को नहीं दे पा रहा था। इस दौरान उसने एसबीआई के एक एम्प्लॉय आर सीतारामन को ब्राइब किया और उसे एसबीआई के रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट करने को कहा, ताकि सीनियर एसबीआई ऑफिसर्स को इस 500 करोड़ के सिक्योरिटीज गैप के बारे में पता ना चले। लेकिन इन सब के बाद भी एसबीआई ऑफिशियल्स को अप्रैल 1992 में अपने रिकॉर्ड्स में 500 करोड़ के गैप के बारे में पता चल गया। एसबीआई ने हर्षद को कंफर्म किया और पैसे वापस करने के लिए प्रेशराइज करने लगे। हर्षद को इन पैसों की सख्त ज़रूरत थी ताकि वो स्टॉक मार्केट को उठा के रख सके, लेकिन टाइम पे पैसे वापस करना भी ज़रूरी था। अश्विन ने सजेस्ट किया कि हर्षद अपने सारे स्टॉक बेच दे और एसबीआई को पैसे रिटर्न कर दे, लेकिन हर्षद को ऐसा करना नहीं चाहता था ताकि वो कैपिटल गेन्स टैक्स से बचे रह सके। हर्षद ने एसबीआई से कुछ टाइम मांगा और दूसरे बैंक एनएचबी से पैसे उठा लिए और एसबीआई को इंस्टॉलमेंट्स में पैसे लौटाने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टाइम ऑफ इंडिया की रिपोर्टर सुचिता दलाल को इस केस के बारे में पता चल गया और उसने 23 अप्रैल 1992 में फ्रंट पेज पे खबर छाप दी कि एसबीआई के अकाउंट से 500 करोड़ रुपए गायब है और उसके पीछे द बिग बुल यानी हर्षद मेहता का हाथ है। इस एक्सपोज के चलते पार्लियामेंट में सरकार के खिलाफ आवाज़ उठने लगी और सरकार ने पैनिक करके हर्षद के ऊपर इनकम टैक्स, आरबीआई और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी। एक एक करके मनी मार्केट और स्टॉक मार्केट का पूरा स्कैंडल सामने आने लगा। पूरे देश को पता चल गया कि कैसे बहुत चालाकी से बैंक का पैसा यूज़ करके कई सालों तक स्टॉक मार्केट को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट किया गया। पूरे स्टॉक मार्केट पैनिक हो गया। हर्षद के स्टॉक्स का सबसे बुरा ज़्यादा हाल हुआ और रिटेल इन्वेस्टर्स के सभी लाखों करोड़ों रुपए डूब गए और हर्षद के स्कैम में साथ देने वाले सारे बैंक्स डूब गए। और जब इस पूरे स्कैम का साइज असेस निकाला तो वो नंबर 4000 करोड़ से भी ज़्यादा था। इवन हर्षद के इस स्कैम में जितने भी लोगों ने उसे साथ दिया था या फिर जितने भी बैंक्स ने उसे साथ दिया था, ऑलमोस्ट सारे बैंक, सारे लोग बर्बाद हो चुके थे। लेकिन इन सब में एक साधारण बैंक एम्प्लॉय था जिसके बैंक अकाउंट में इसी स्कैम के थ्रू 100 करोड़ रुपए उसने कमा लिए थे और अपने बहुत ही चालाकी से वो अमेरिका में शिफ्ट हो गया। दोस्तों, ये कोई और नहीं, ये था भास्कर कुमार। अब आप इस भास्कर कुमार की कहानी को लकी भास्कर की मूवी से अच्छे से समझ सकते हो। 4 जून 1992 को हर्षद मेहता और अश्विन मेहता को अरेस्ट कर लिया गया और उनके असेट्स जैसे घर, बैंक अकाउंट और कार्स को भी सीज कर लिया गया। सालों तक ये लीगल बैटल चली। इस दौरान वो लंबे समय तक जेल के बाहर भी रहा, लेकिन दिसंबर 2001 में 47 की एज में पुलिस कस्टडी में ही उसने अपनी आखिरी सांसें ली। पर उसके जाने के बाद भी आज उसकी स्टोरी बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। जहाँ कुछ लोग इसे स्कैमर की नज़र से देखते हैं तो वहीं पर कुछ लोगों का मानना है कि हर्षद को अनफेयरली टारगेट किया गया ऐसी चीज़ों के लिए जो कि उस समय पर कॉमन थी। लेकिन मेरे ओपिनियन से सच कहीं ना कहीं इन दोनों को यूज़ के बीच में ही है। सो आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।